एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जंतु। इसका उदाहरण आप बताएं। अमीबा, पैरामीशियम, मेटाजोआ, मेटा और जोआ का मतलब बताएं। मेटा का मतलब बाद में, जोआ का मतलब जंतु। ऐसे जंतु जिनका उद्भव प्रोटोजोआ के बाद में हुआ। किनके बाद हुआ? प्रोटोजोआ के जंतु एक कोशिकीय है, मेटाजोआ के जंतु। अब मेटाजोआ को हम वापस दो समूहों में बांटेंगे। किसके आधार पर बांटेंगे? छिद्रों के आधार पर। पैरा नाम, दूसरा यू मेटाजोआ। पैरा का मतलब छिद्र। ऐसे जंतु, ऐसे बहुकोशिकीय जंतु जिनका शरीर छिद्रों से छिद्रित होता है। यू का मतलब वास्तविक, वास्तविक बहुकोशिकीय जंतु जिनका शरीर छिद्रों से छिद्रित नहीं होता है। पैराजोआ में हमारे जंतु जगत का दूसरा संघ आएगा। क्या नाम इसका? पोरिफेरा के जंतुओं को सामान्यतः आप क्या कहेंगे? स्पंज। ठीक है। अब यू मेटाजोआ को हम किसके आधार पर वर्गीकृत करेंगे? सममिति के आधार पर। बताएं। रेडिएटा एवं बाइलेटेरिया। रेडिएटा का मतलब क्या होगा? एरीय सममिति। ऐसे जंतु जिनका शरीर किसी भी दिशा से दो समान भागों में बांटा जा सके, उस सममिति को एरीय सममिति कहेंगे। ठीक है। बाइलेटेरिया में ऐसा शरीर जिसको एक ही दिशा से दो पार्श्वतः में बांटा जा सके, हम उसको क्या कहेंगे? द्विपार्श्व। अब रेडिएटा में कौन सा संघ आएगा? जंतु जगत का तीसरा संघ। तीसरा संघ का नाम बताएं। सिलिंट्रेटा का मतलब बताएं। सिलिंट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं। सिलिंट्रेटा का मतलब हुआ ऐसे जंतु जिनके शरीर में सिलेंट्रोन पाई जाती है। सिलेंट्रोन को और क्या बोलते हैं? जटर वाहिनी गुहा। क्या कहेंगे? जटर वाहिनी गुहा। ठीक है। अब बाइलेटेरिया को हम दो समूहों में बांटेंगे। किसके आधार पर? मुख के निर्माण के आधार पर। कौन कौन सा? और ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया का मतलब बताएं। पहले मुख का निर्माण होगा, बाद में गुदा का निर्माण होगा या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। ड्यूटेरोस्टोमिया का मतलब, ड्यूटेरो का मतलब आफ्टर, बाद में। मुख का निर्माण बाद में होगा, पहले क्या बनेगा? गुदा बने। समझ में आ गया? अब प्रोटोस्टोमिया को किसके आधार पर वर्गीकृत करेंगे आप? देहगुहा। देहगुहा की परिभाषा कौन बताएगा? शरीर की वो गुहा जो देह भित्ति तथा आहार नाल के बीच में पाई जाती है। ठीक है। अब हमने प्रोटोस्टोमिया को तीन भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? एसिलोमेटा। एसिलोमेटा का मतलब बताएं। देहगुहा अनुपस्थित। इसमें हमारे जंतु जगत का कौन से नंबर का संघ आएगा? 5वें नंबर का, प्लेटीहेल्मिन्थीज। एसिलोमेटा के बाद सूडो का मतलब बताएं। आभासी देहगुहा का पाया जाना। आभासी देहगुहा का मतलब होता है वो गुहा जो मीजोडर्म से बने स्तरों से आश्रित नहीं होती है। क्या मतलब हुआ? वह देहगुहा
जो मीजोडर्म के स्तर से आश्रित नहीं होती है, हम उसे आवासीय देगुआ कहेंगे। इसमें कौन सा संघ आएगा? एस्केलमेंथीज। इसका उदाहरण बताएं कोई। एस्केरिस को सामान्यतः आप क्या कहेंगे? ओके। अब इसके बाद यूसिलोमेटा। यू का मतलब वास्तविक, तो इनमें वास्तविक देगुआ पाई जाती है। वास्तविक देगुआ दो प्रकार की होती है, कोई बताएगा कौन कौन सी? साइजोसील तथा एंटीरोसील। साइजोसील, एंटीरोसील। अब साइजो और एंटीरो के नीचे अंडरलाइन करें। कोई बताएगा साइजो का मतलब क्या होता है? साइजो का मतलब होता है कि वह वास्तविक देगुआ जो मीजोडर्म से बने स्तरों से आश्रित होती है। वह देगुआ जो मीजोडर्म के बने स्तरों से आश्रित होती है। लिख लिया? वह देगुआ जो मीजोडर्म के बने स्तरों से आश्रित होती है। ठीक है। अब एंटीरो का मतलब कौन बताएगा? आद्यांत। एंटीरोन का मतलब होता है आद्यांत। जब आहार नाल का निर्माण होता है तो भ्रूणीय अवस्था में जो रचना बनती है उसको आर्केंटीरोन या आद्यांत कहते हैं। तो देगुआ, वास्तविक देगुआ का निर्माण यदि आद्यांत से हो, आर्केंटीरोन से हो, तो हम उसे एंटीरोसील कहते हैं। वह वास्तविक देगुआ जिसका निर्माण भ्रूणीय अवस्था में आर्केंटीरोन से होता है। सबका भ्रूणीय अवस्था में होगा निर्माण, तो आपके सभी के अंगों का निर्माण तो भ्रूणीय अवस्था में होता है। वह वास्तविक देगुआ जिसका निर्माण भ्रूणीय अवस्था में आर्केंटीरोन या उसको हिंदी में क्या कहेंगे आप? आद्यांत। आद्यांत से होता है। हाँ, कोई बात नहीं। फोर्थ मैं आपको बताऊं, सिलिंट्रेटा के साथ एक छोटा संघ भी आता है। कई बार हम उसे काउंट करते हैं, कई बार नहीं करते। टीनोफोरा। तो आप रेडिएटा में एक और संघ का नाम लिख सकते हैं, टीनोफोरा। ठीक है ना? तो वो चौथा हो जाएगा, तो ये पांचवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां तक समझ में आ गया। अब साइजोसील में कौन कौन से संघ आएंगे? साइजोसील देगुआ वाले जंतुओं को साइजोसीलस सीलोमेटा में रखेंगे। किस में रखेंगे आप? साइजोसीलस सीलोमेटा। लिख लिया? अब साइजोसीलस सीलोमेटा में कौन कौन के? सूडोसीलोमेटा में लिख लिया था आपने। कौन सा संघ लिखा था? एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज के बाद तीन कौन से संघ आएंगे? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। तो ये तीनों किस में आएंगे? साइजोसीलस सीलोमेटा में। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके। अब आप आए ड्यूटेरोस्टोमिया में। ड्यूटेरोस्टोमिया में एक ही समूह आएगा, हम उसे एंटीरोसीलस सीलोमेटा कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटीरोसीलस सीलोमेटा। तो इनमें कैसी देगुआ पाई जाएगी? एंटीरोसील। इसमें कौन कौन से जंतु जगत के संघ आएंगे? हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। लिख लो। एंटीरोसीलस सीलोमेटा में इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा तथा कॉर्डेटा आते हैं।
हेमिकॉर्डेटा आप घर पे पढ़ के नहीं आते, इसलिए ये प्रॉब्लम आती, तथा कॉर्डेटा। ठीक है, अब प्लीज दूसरे वही सेट कॉम वाली एक और पीपीटी है, सेकंड नंबर 2 नंबर। तो ये रिवीजन हो गया। आज फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्गीकरण के सिद्धांत। वर्गीकरण के सिद्धांत। अभी हमने लिखा था एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन सभी जंतुओं में सेकंड वाली एंड दिस वन, यस। हाँ, वर्गीकरण के सिद्धांत। ठीक है, लिख लिया हेडिंग। नेक्स्ट, परिचय। परिचय में लिखें, ये नहीं फर्स्ट, इसके पहले, यस, परिचय। संसार में जंतु में सुन लें आप, है ना, जो लिखना है वो मैं बताऊंगा आपको, अंडरलाइन करना है आपको। संसार में जंतुओं की पूरी जातियों को ढूंढ पाना असंभव होता है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों ने लगभग 12 लाख जातियों को पहचाना है। 12 लाख जातियां। लिख लिया, लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखें आप। पहला क्वेश्चन लिखें, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। लिख लिया। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ। आंसर, हाँ, पहले का आंसर आप बताएंगे मुझे। दूसरा सबसे बड़ा संघ, यस, वेरी गुड। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ प्रोटोजोआ। यहाँ पे इंट्रोगेटिव लगाओ, कल मुझे देख के बताएंगे आप लोग। कुछ घर पे भी देखेंगे, नहीं देखेंगे। तीसरा लिखो, जंतु जगत का तीसरा सबसे बड़ा संघ। लिख लिया। जंतु जगत का सबसे छोटा संघ, कल मैं आपको बताऊंगा, देख के लेके आएंगे। लिखो पहले क्वेश्चन, जंतु जगत का सबसे छोटा संघ। लिख लिया। अब क्वेश्चन लिखो, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कल बताएंगे आप सब, ठीक है? चलिए अब आगे आ जाए। सबसे बड़ा वर्ग, क्लास। अब लिखें, नामकरण। नामकरण की परिभाषा कौन बताएगा? लिखें, लिखो, आप लिखो पहले। जंतु जातियों का सही निर्धारण करके, जंतु जातियों का, वैसे तो हम सभी सजीव की बात कर सकते हैं, ठीक है? जंतु जातियों का सही निर्धारण करके वैज्ञानिक नाम देना नामकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नामकरण। वैज्ञानिक नाम देना। दूसरा लिखें, वर्गीकरण। वर्गीकरण की परिभाषा कौन बताएगा? वर्गीकरण लिखें।
सजीव जातियों को छोटे बड़े समूहों में बांटना, सजीव जातियों को छोटे बड़े समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकरण। अब लिखें वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान। छोटे बड़े समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान। इसकी परिभाषा कौन बताएगा? लिखें सजीवों का नामकरण, सजीवों का नामकरण तथा वर्गीकरण एवं उनके सिद्धांतों का अध्ययन करना वर्गीकी कहलाता है। अध्ययन करना वर्गीकी कहलाता है। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट प्लीज। अब लिखें टाइटल संक्षिप्त इतिहास। अब हम वैज्ञानिकों का नाम देखेंगे जिन्होंने वर्गीकी में योगदान दिया। पहले वैज्ञानिक का नाम लिखें अरस्तु। अरस्तु अरस्तु को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग? एरिस्टोटल। इन पे 3 क्वेश्चन बनाए। पहला क्वेश्चन लिखें जीव विज्ञान के जनक। दूसरा लिखें जंतु विज्ञान के जनक। तीसरा लिखें वर्गीकी के जनक। वर्गीकी के जनक। फिर आगे लिखें अरस्तु ने सर्वप्रथम ,500 जंतुओं को रक्त के रंग के आधार पर, रक्त के रंग के आधार पर 2 समूहों में बांटा। एनेइमा इनेइमा। एनेइमा तथा इनेइमा। एनेइमा में लिखें आप इस समूह में, दोनों तरफ लिखा हुआ, इस समूह में लाल रक्त रहित जंतुओं को, इस समूह में लाल रक्त रहित जंतुओं को रखा जाता है। लाल रक्त रहित जंतुओं को रखा जाता है। उदाहरण बताएं इसका। पहले चलिए आप सिलिंट्रेटा, सिलिंट्रेटा के जंतु, इकाइनोडर्मेटा के जंतु, पोरीफेरा के जंतु आदि। सिलिंट्रेटा, पोरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा आदि। ठीक है। अब इनेइमा, इस समूह में लिखें आप। इनेइमा में लाल रक्त युक्त वाले जंतुओं को रखा जाता है। इसका उदाहरण कॉर्डेटा,
कॉर्डेटा, लाल रक्त युक्त जंतुओं के को रखा जाता है। उदाहरण क्या लिखा? कॉर्डेटा। अब दूसरे वैज्ञानिक का नाम लिखें, जॉन रे। देखो बोर्ड पे, जॉन रे, जॉन रे। कॉर्डेटा, दूसरे वैज्ञानिक जॉन रे। जॉन रे ने, आप लिखें, नहीं पता तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी नुकसान करता है, ठीक है। जॉन रे ने जंतुओं को प्राकृतिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया था। प्राकृतिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया था। इन्होंने वर्गीकरण में जाति, वंश तथा कुल को सम्मिलित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं कि जाति शब्द किसने दिया, वंश शब्द किसने दिया, कुल मतलब फैमिली, ठीक है। जाति, वंश और कुल अंडरलाइन कर ले। रेड पेन लेके आए आप लोग? बिल्कुल अंडरलाइन करो, क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब इसके बाद लिखे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। अब इन पे कितने क्वेश्चन बनते हैं? पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन मार्क लगा के, ठीक है। आधुनिक वर्गीकी के जनक, आधुनिक वर्गीकी के जनक कौन थे? और पहले वर्गीकी के जनक किसको लिखा था अपन ने? इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा लिखें, इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? सिस्टेमा सिस्टेमा नेचुरी में 4236 जंतुओं का वर्गीकरण दिया था। कितना वर्गीकरण दिया था? इस पुस्तक को, अब फिर क्वेश्चन मार्क लगाएं, इस पुस्तक को वर्गीकरण का शब्दकोश कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्गीकरण का डिक्शनरी ऑफ क्लासिफिकेशन, इंग्लिश में चाहे तो लिख लो, डिक्शनरी ऑफ क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इन्होंने अपना नाम कार्ल बॉन लीने से बदलकर इन्होंने अपना नाम कार्ल वॉन लीने से बदलकर
लीनियस से बदलकर द्विपद नाम पद्धति के आधार पर, द्विपद पद्धति नाम पद्धति के आधार पर द्विपद नाम पद्धति के आधार पर बदलकर कैरोलस लीनियस रखा। कैरोलस लीनियस रखा। समझ में आ गया? फिर क्वेश्चन मार्क लगाएं। इन्होंने सजीवों को दो जगत में बांटा था। इन्होंने सजीवों को दो जगत में, दो जगत कौन कौन से? पादप एवं जंतु। इन्होंने सजीवों को दो जगत, पादप तथा जंतुओं में बांटा था। फिर क्वेश्चन मार्क लगाएं। इन्होंने वर्गीकरण में वर्ग तथा गण, वर्ग तथा गण को सम्मिलित किया था। वर्ग तथा गण को सम्मिलित किया था। अब हमारे पास 5 वर्गीकरण से संबंधित टर्म आ गई। पहली जाति, जाति किसने दी? वंश किसने दिया? कुल किसने दिया? गण और वर्ग समझ में आ गया? चलिए अब आगे लिखें। दूसरे वैज्ञानिक का नाम जॉर्ज लियोपोल्ड क्यूवियर। जॉर्ज लियोपोल्ड क्यूवियर लिख लिया। तीसरा, एक मिनट, यहां पे नीचे स्टार बना के लिख ले। कैरोलस लीनियस स्वीडन के वनस्पतिज्ञ, मतलब क्या गए? बॉटनिस्ट थे। कैरोलस लीनियस स्वीडन के वनस्पतिज्ञ मतलब बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिक को क्या कहेंगे? ठीक है, चलिए अब लिखें आप जॉर्ज लियोपोल्ड क्यूवियर। ये सब याद रखना है आपको, सभी वैज्ञानिकों के नाम एक बार मन में रिवाइज कर लिया करें। जॉर्ज लियोपोल्ड क्यूवियर, बस याद हो जाए, बहुत सिंपल है। चलिए इसमें लिखें, इन्होंने वर्गीकरण में, इन्होंने वर्गीकरण में संघ तथा उपसंघ को सम्मिलित किया था। किसको सम्मिलित किया था? इसके बाद लिखें अर्नेस्ट हीकल तथा लैंकेस्टर। दूसरे वैज्ञानिक अर्नेस्ट हीकल तथा लैंकेस्टर। इन्होंने सजीवों को अर्नेस्ट हीकल एवं लैंकेस्टर, एवं लग गया तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? अर्नेस्ट हीकल एवं लैंकेस्टर, इन्होंने सजीवों को 4 जगत में बांटा था। किसमें बांटा था? दो जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? कौन कौन से 2 जगत थे पहले? तो पादप और जंतु जगत पहले दे चुके। अब 2 जगत इन्होंने और जोड़ा, मोनेरा तथा प्रोटिस्टा।
पादप, जंतु, मोनेरा तथा प्रोटिस्टा। अब आप मुझे बताएं, मोनेरा और प्रोटिस्टा में किन सजीवों को आप रखेंगे? एक कोशिकीय सजीव, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो सकता है चाहे वो यूकैरियोटिक। एक कोशिकीय सजीव, ऐसे सजीव जिनका शरीर का निर्माण एक कोशिका से। अब आप जानते हैं मोनेरा में हमने एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक को रखा और प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को रखा। याद है क्या? चलिए अब नेक्स्ट देखें आप, मेयर लिखें। लिख लिया? मेयर ने जाति की आधुनिक परिभाषा दी थी। इस पे भी क्वेश्चन आता है, आधुनिक परिभाषा। अब जाति की परिभाषा स्टार बना के लिखें। अंतरा प्रजनन करने वाले, अंतरा प्रजनन करने वाले जंतुओं, अंतरा प्रजनन करने वाले सजीवों से उत्पन्न, सजीवों से उत्पन्न संतानोत्पत्ति है। क्या कहेंगे? सो संतान की उत्पत्ति, संतति, संतानोत्पत्ति को एक जाति में रखा जाता है, एक जाति में रखा जाता है। मेयर पे कई बार क्वेश्चन आ चुका, जाति की आधुनिक परिभाषा पे कई बार क्वेश्चन आ चुका। ठीक है, तो एक जाति में हम किन को रखेंगे? अंतरा प्रजनन करने वाले जंतु या सजीव जिनसे जो संतानों की उत्पत्ति होगी, उन सबको हम, उस आबादी को किस में रखेंगे? एक जाति। इसके बाद लिखें आप विटेकर। विटेकर, विटेकर, यस, विटेकर ने 5 जगत या पंच जगत का वर्गीकरण दिया था। अब पंच जगत में एक जगत और कौन सा इंक्लूड होगा? फंजाई। फंजाई, अलग कलर से लिख दिया हमने इसको, फंजाई। तो 2 जगत किसने दिया था? कैरोलस लिनियस। 4 जगत लैंकेस्टर। 5 जगत विटेकर। बेटे ये बार बार क्वेश्चन आता है तो याद रखना पड़ेगा। अब आप लिखें स्टोरर तथा यूसिंगर, स्टोरर तथा यूसिंगर। इन्होंने अपनी पुस्तक जनरल जूलॉजी, जनरल जूलॉजी में सर्वप्रथम पंच जगत को सम्मिलित किया था। यहां तक समझ में आ गया? सभी वैज्ञानिकों के नाम एक बार पढ़ लें आप, यहां पे याद होना चाहिए सब। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम जातियों के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालें, जातियां, जातियां।
जातियों की भी परिभाषा किसने दी थी? आधुनिक परिभाषा। यहाँ पे पहला स्टार लगाएं। जाति शब्द सर्वप्रथम दिया था। आंसर अपने आप लिखें। मेयर ने दिया था क्या? जाति शब्द जॉन रे ने दिया था। दूसरा लिखें, जाति की आधुनिक परिभाषा दी थी। सामने किसका नाम लिखेंगे? और एक जाति में हम किस जंतुओं को रखेंगे? लिख लो, यहाँ पे लिख लो, एक जाति में उस आबादी को रखा जाता है जो अंतरा प्रजनन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अंतरा प्रजनन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, अब लिखो अंतरा प्रजनन का मतलब आपस में जनन करना, इंटरब्रीडिंग, आपस में जनन करना, एक ही जाति के आपस में। अब लिखें वर्गीकरण के पदों का क्रम। वर्गीकरण के पदों का क्रम हमेशा तिरछे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? तिरछे। सबसे बड़ा जगत, सबसे बड़ा समूह सबसे ऊपर, सबसे छोटा लास्ट में। सबसे बड़ा समूह कौन सा है हमारा? जगत। जगत के बाद हम संघ लिख लें। संघ के बाद वर्ग के बाद और वंश के बाद। तो तिरछे लिखने का ये जो लिखने का जो सिस्टम है, पद वर्गीकरण के पदों के लिखने के क्रम को हायरार्की कहते हैं। वर्गीकरण के पदों को लिखने का क्रम क्या कहलाता है? हायरार्की। कोई बात नहीं, कुल भी लिख सकते हैं। वर्गीकरण के पदों को लिखने का क्रम हायरार्की कहलाता है। बिल्कुल। तो आप जब भी अब किसी जंतु या सजीव का वर्गीकरण लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? हमेशा ऐसे लिखा जाता है। सही पैटर्न ये है। अब यहां पे जाति पे क्वेश्चन बनाए आप। बॉक्स में बंद करें जाति को। पहला क्वेश्चन लिखें, वर्गीकरण का सबसे छोटा समूह जाति। पहला क्वेश्चन क्या लिखेंगे जाति पे? वर्गीकरण का सबसे छोटा समूह। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखें, वर्गीकरण का सबसे निम्न स्तर का समूह। वर्गीकरण के सबसे निम्न स्तर का समूह जाति। यहां तक आ गया? सबसे नीचे आया ना? सबसे पहले क्या आया? फिर वर्ग, गण के बाद हम कुल भी लिख सकते हैं, फिर वंश, जाति। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट, नामकरण पद्धति।
हेडिंग डालें। आप सभी के दो दो नाम होंगे, एक घर का नाम, एक स्कूल का नाम। घर का नाम क्या है, आपका क्या है? और स्कूल का नाम? चलिए अब लिखें, आप पहले लिखें साधारण या देसी नाम। लिखें आप, हसन जल्दी से, अपने को बहुत टॉपिक कम समय में करें। साधारण या देसी नाम? वह नाम जो अलग अलग भाषा में तथा अलग अलग स्थान पर, अलग अलग भाषा में तथा अलग अलग स्थान पर अलग होता है। अब इसका एक उदाहरण देखें आप। भारत में एक घरों पे एक छोटा सा पक्षी पाया जाता है जिसे गोरैया कहते हैं। एक मिनट से नहीं। अब इसी गोरैया को यदि अंग्रेज हैं तो वो किस नाम से पुकारेंगे? हाउस स्पैरो। यदि पुर्तगाली होंगे, बातें नहीं करें वहां से नहीं तो कल से अलाउ नहीं करेंगे आपको। पर्डल कहते हैं। एक ही जंतु का नाम है भारत में जिसे गोरैया कहते हैं, उसको अंग्रेज हाउस स्पैरो कहते हैं, पुर्तगाली उसे पर्डल कहते हैं। जापानी उसे जो है सुजून कहते हैं। Why are you laughing? सुजून कहते हैं। इस प्रकार यदि किसी जंतु का नाम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लिखा जाता है तो वैज्ञानिक जगत में उस पर हुए शोध कार्य के बारे में, वैज्ञानिक जगत में उसके बारे में हुए शोध कार्य के बारे में पता नहीं चलता है। वैज्ञानिक जगत में उसके रिसर्च वर्क, शोध कार्य के बारे में पता नहीं चलता है। रिमोट पे बैठे ना बच्चे, उनसे भी अपन इंटरेक्ट हो रहे हैं ना सीधे। अच्छा, वो भी ध्यान रखना, वो लिख रहे हैं ये लिख श्योर। इसलिए वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता पड़ती है। अभी बेटे बता रहे, लिख लिया आपने। अब दूसरा लिखें, वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नामों को द्विपद या त्रिपद पद्धति के द्वारा लिखा जाता है। द्विपद या त्रिपद पद्धति के द्वारा लिखा जाता है। पहला पॉइंट लिख लिया। अब द्विपद नाम पद्धति हेडिंग डालें।
द्विपद नाम पद्धति। द्विपद नाम पद्धति, इस पद्धति को सर्वप्रथम गैस्पर्ड वॉहिन ने दिया था। गैस्पर्ड वॉहिन लिख लिया। लेकिन इसको प्रचलित कैरोलस लीनियस ने किया था। प्रसिद्ध करना, आपका नाम प्रसिद्ध हो गया, प्रचलित हो गया, पॉपुलर हो गया। लेकिन इस पद्धति को किसने प्रचलित किया था? तो दोनों पे क्वेश्चन बनेंगे। नाम पद्धति किसने दी थी? गैस्पर्ड वॉहिन ने। प्रचलित किसने किया? इस पद्धति के अनुसार वैज्ञानिक नाम को दो पदों में लिखा जाता है। दो पदों में लिखा जाता है। पहला पद वंश का होता है तथा दूसरा पद जाति का होता है। पहला पद किसका होगा? दूसरा पद, पहले पद लिखो, पहला पद संज्ञा होता है, इसलिए इसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे तो आप किससे स्टार्ट करेंगे? कैपिटल लेटर से। दूसरा पद जाति, विशेषण होता है। क्या होता है? इसलिए इसे विशेषण होता है, इसलिए इसे स्मॉल लेटर, छोटे अक्षर से लिखा जाता है। यहां पे स्टार लगा के लिखें। वैज्ञानिक नामों को इटैलिक्स में टाइप किया जाता है। इटैलिक्स का मतलब तिरछे अक्षरों में टाइप किया जाता है। वैज्ञानिक नामों को तिरछे अक्षरों में टाइप किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, देखो, तिरछे अक्षर में लिखा मैंने, पैंथरा लियो तिरछे अक्षरों में टाइप किया जाता है। यदि हम इसे हैंड रिटन, हाथ से लिखें, तो अंडरलाइन किया जाना चाहिए। यदि हैंड रिटन हो तो क्या करना चाहिए? ये वैज्ञानिक नियम है, नाम लिखने का नियम है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। यदि आप इसको टाइप करेंगे तो इटैलिक्स में, और यदि आप हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन करते हैं क्या आप लोग? वेरी गुड। अब जैसे उदाहरण लिखें, पहला उदाहरण पैंथरा लियो। ये पैंथरा लियो जो है, किस जंतु का नाम है? यस, इसके बाद लिखे पैंथरा टिग्रिस। पैंथरा
मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में क्यों बता रहा हूं, देखो आप यहां ध्यान दो, मैंने इंग्लिश में लिखा तो वंश को कैपिटल से स्टार्ट किया और जाति को, इसलिए इंग्लिश में लिखा मैंने। हिंदी में लिखेंगे तो स्मॉल और कैपिटल तो होता नहीं है। पैंथरा टिग्रिस, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ, चीता नहीं, बाघ। बाघ। तीसरा लिखें पैंथरा, गलत लिखा हुआ बेटे उसमें, मैं बताऊंगा आपको अभी। अब मैं आपस में बात नहीं करेंगे, मुझसे बात करेंगे आप। फिर तीसरा लिखें पैंथरा पार्डस, इसको भी हमने पहला जो वंश लिखा वो किससे स्टार्ट किया और स्मॉल जाति को ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तेंदुए का, तेंदुआ। गोरैया का वैज्ञानिक नाम कौन बताएगा? पैसर डोमेस्टिकस। किसने पूछा था अभी? पैसर डोमेस्टिकस। ये समझ में आ गया आपको? पैसर डोमेस्टिकस। अब लिखो वैज्ञानिक नाम के नियम, वैज्ञानिक नाम के नियम। वैज्ञानिक नाम हमेशा लैटिन या लैटिन स्वरूप भाषा में ही, लैटिन या लैटिन स्वरूप भाषा में ही बनाए जाते हैं। जो भी नाम लिखेंगे वो लैटिन या लैटिन स्वरूप भाषा में होगा। लिखें दूसरा, वैज्ञानिक नाम जाति के लिए, वैज्ञानिक नाम जाति के लिए द्विपद पद्धति में, वैज्ञानिक नाम जाति के लिए द्विपद पद्धति में तथा उपजाति के लिए त्रिपद पद्धति में लिखा जाना चाहिए, तथा त्रिपद पद्धति उपजाति के लिए लिखा जाना चाहिए। लिख लिया? यदि हम जाति लिखेंगे तो देखिए, अब इसका उदाहरण बताता हूं। हमने यहाँ पैंथरा टिग्रिस, तो पैंथरा क्या हो गया? वंश। टिग्रिस क्या हो गया? जाति। तो ये जाति का नाम हो गया। अब हम उपजाति का उदाहरण लिखें यहाँ पे। कोई जूलॉजिकल नाम बताएगा इस एनिमल का? कॉर्वस स्प्लेन डेंस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस।
ये पाकिस्तान तथा भारत में पाए जाने वाले कौवे की उपजाति का नाम है। तो पहला इसमें कार्बस क्या हुआ? वंश। स्प्लेंडेंस क्या हुआ? और दूसरा स्प्लेंडेंस ये समझ में आ गया आपको? जाति में अनेक उपजातियां आती हैं। आप एक मिनट, अपने समाज में अनेक प्रकार की जातियां होती हैं, फिर जाति में गोत्र होते हैं, गोत्र में भी तो अनेक होते हैं, उस प्रकार से। ये समझ में आ गया आपको? चलिए इसके बाद लिखें आप नेक्स्ट नियम, एक वंश में दो जातियों का नाम, एक वंश में दो जातियों का नाम तथा एक कुल में दो वंश के नाम, एक वंश में दो जातियों के नाम तथा एक कुल में दो वंश के नाम समान नहीं होने चाहिए। समान नहीं होने चाहिए, ठीक है? एक वंश में दो जातियों के नाम समान नहीं होंगे, एक कुल में दो वंश के नाम समान नहीं होंगे। इसके बाद लिखें, यदि कोई वैज्ञानिक किसी जाति का नाम सर्वप्रथम देता है तो उसका नाम जाति के नाम के बाद लिखा जाना चाहिए। जाति के नाम के बाद लिखा जाना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण। अब ये हमने अभी रिवाइज भी किया था और पहले पढ़ लिया। 5 जगत वाला जो वर्गीकरण है वो आधुनिक वर्गीकरण माना जाता है। 5 जगत कौन कौन से हैं? समझ में आ गया? मोनेरा में कैसे जंतु आएंगे, कैसे सजीव आएंगे? कोई उदाहरण बताएं 3। प्रोटिस्टा। चलिए ठीक है, कोई कुछ पूछना चाहेंगे आज? अब कल से हम नेक्स्ट प्रोटोजोआ से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने सामान्य जो भी वर्गीकरण के नियम हैं, वैज्ञानिक के नाम है, वो